कैंसर एक खतरनाक नाम, कैंसर एक जानलेवा समस्या, कैंसर विश्व की लाइलाज बीमारियों में से एक। जी हाँ, कैंसर के बारे में ये सब कुछ तो आप जानते ही हैं। जानते नहीं है तो इतना कि आखिर कैंसर केयर की कैसे जाए। इससे संबंधित हमारे ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच में आज जाने माने एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से कैंसर केयर करते हैं। इन्होंने BHMS की डिग्री हासिल की है और ये जाने माने विशेषज्ञ कंसल्टिंग फिजिशियन भी हैं। आज हम इनसे एक ऐसे कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज के माहौल में बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसे लोगों में तो खास तौर पर पाया जाता है जिनको पेट से संबंधित गंभीर बीमारियां हैं। That's right, we are talking about rectum cancer, यानी कि एनल कैंसर। तो आइए हमारे डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर किस तरह इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से इस कैंसर से लड़ा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर तरंग कृष्ण। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैंसर केयर में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि रेक्टम कैंसर, एनल कैंसर की जो हम बात करते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि इस कैंसर का जन्म कहीं ना कहीं पेट से होता है। तो पेट के अंदर भी कैंसर, स्टमक कैंसर एक टर्म यूज में आती है, तो ये प्लीज एलैबोरेट कीजिए कि हाउ दिस ऑल फंक्शंस और ये स्टमक कैंसर क्या है। देखिए, स्टमक कैंसर अगर मैं एक आहार नली को समझाऊं, अगर किसी आदमी ने खाना खाया तो वो खाना एक मुंह से होता हुआ आहार नली में आया, खाने की नली में आया, वहाँ से धीरे धीरे करके एक छोटा सा बोल बन जाता है जिसे हम बोलस भी कहते हैं। वो फिर होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक इज़ अ स्टोर हाउस। वो एक वहाँ पर खाना रहता है जहाँ पर जगह जगह से जूसेस आते हैं और उसके साथ एसिमुलेट होते हैं ताकि वो खाना हमारे पाचन क्रिया में उसमें हेल्प करे, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से शुरू हुआ, रेक्टम तक खत्म हुआ। स्टोर हाउस है, वहाँ खाना रहा, वहाँ धीरे धीरे सारे एंजाइम्स ने एक्ट किया, जो तेजाब बना, जो बाइल था, वो सब उस पे स्टमक पे जाके एक्ट किया। वो फिर खाना होता हुआ एक इंटेस्टाइन्स के होते हुए, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इंटेस्टाइन्स पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत में, और फिर उसके बाद रेक्टम और एनल कैनाल के थ्रू वो स्टूल होकर लैट्रिन बन के निकल जाता है, जिसको वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब जब भी हम कुछ भी मिर्च वाला खाना खाते हैं या फिर कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जो हमारी इंटरनल लाइनिंग को, जो भी हमारी इस पूरी नली को, क्योंकि नेचर ने हर एक चीज़ बड़ी सोच समझ कर बनाई है, उसमें अगर हम उसको जितना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने खराब खाना खाया, हमने रेड मीट्स खाए, हमने मटन खाया, हमने मिर्च मसालों वाला खाना खाया, सात्विक भोजन नहीं किया, वो धीरे धीरे करके हमारी उतनी ही उस एलिमेंट्री कैनाल को उतना ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है, उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है, पचाने के लिए स्ट्रेस लेना पड़ता है। बिल्कुल, उतने जहां भी कोई भी चीज अगर स्ट्रेस पे आएगी, कॉन्स्टेंटली इरिटेट करेगी, वो आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाता है। इंटेस्टाइन में अलग अलग कोलोन के कैंसर हो जाते हैं। शुरुआत में जो कोलाइटिस बनकर आता है, जिसमें आंव निकलती है लैट्रिन के रास्ते, मवाद निकलता है, ब्लड निकलता है और म्यूकस आता है। साथ ही साथ जब रेक्टम कैंसर होता है तब ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्लड आता है। प्राय ये देखा गया है कि जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहा, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया रहा, कुछ खाना खाया, पेचिश हुई और भागना पड़ा स्टूल करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए, वो आगे चल के भी उसको लाइटली ना लें। उन मरीजों में देखा गया है कि आगे चल के कैंसर के कहीं ना कहीं लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर हो तो हम इसे लक्षण मान सकते हैं किसका, रेक्टम कैंसर का या फिर स्टमक कैंसर का? इंटेस्टाइनल कैंसर, साथ ही साथ रेक्टम कैंसर, रेक्टम और एनल कैंसर में। तो जैसे कि आपने ये फंक्शनिंग पूरा बताया, इसमें स्टमक कैंसर और रेक्टम कैंसर ये दो अलग टर्म्स हैं, तो हाउ कम लाइक एक स्टमक कैंसर के लक्षण और एक रेक्टम कैंसर के लक्षण, इसके उपचार, इसकी विधि होने के कारण एक जैसे से एक दूसरे से इंटरमिक्स्ड हैं, ये दोनों अलग आइडेंटिकल प्रॉब्लम? नहीं, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। स्टमक कैंसर के अलग सिम्टम्स आते हैं। स्टमक कैंसर अल्कोहल ज़्यादा पीने से, स्टमक कैंसर गैस्ट्राइटिस होने से, जिसमें अंदर की लाइनिंग है उसको इन्फ्लेमेशन हुआ, जो उसके अंदर जो एसिड निकलता है जिसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हुआ और उसके बाद इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो उखड़नी शुरू हो गई। वो गैस्ट्राइटिस आगे चल के गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में बदल गया, CA स्टमक जिसे हम कहते हैं। उसके अलग लक्षण हैं, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उपकाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, एसिडिटी, पाचन शक्ति में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। रेक्टम कैंसर में इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिम्टम्स, अलग मैनिफेस्टेशन है। रेक्टम कैंसर के पाइल्स जैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, लगातार ब्लीडिंग हुई, जब स्टूल करने गए, जब लैट्रिन करने गए तो उसके साथ साथ ब्लड आ गया, कभी कभार ऐसा हुआ कि प्योर ब्लड आ गया। और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग
पेशाब करने जाते हैं और यूरिन करने जाते हैं और यूरिन के साथ साथ उनके स्टूल भी आ जाता है। तो ये रेक्टम कैंसर के सिम्टम्स हैं। तो जो ये इम्यूनोथेरेपी है, ये थेरेपी आपको क्या लगता है कि किस हद तक कारगर है इस तरह के डेडली कैंसर से फाइट करने के लिए, वेदर इट इज अ स्टमक कैंसर और वेदर इट इज अ रेक्टम कैंसर? इम्यूनोथेरेपी वर्क्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। ये हर प्रकार के कैंसर में कारगर है, हर प्रकार के कैंसर में लड़ने के लिए एक, क्योंकि शरीर की सक्षम शक्ति पर आधारित है। नॉर्मल सेल हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। नॉर्मल सेल दवाइयाँ जो भी दी गई, नॉर्मल सेल की पावर खत्म हो गई थी, उन्हें बाहर से पावर दी गई, उन्हें बाहर से शक्ति दी गई। मैं एक बहुत ही लेमैन टर्म में समझाना चाहूँगा। कोई एक मंदिर है, उसमें आतंकवादियों ने उस पर अटैक किया, उसके अंदर सिविलियंस थे, 1000 सिविलियंस थे, 4 आतंकवादी थे। 4 आतंकवादियों ने उस पर अटैक किया। नॉर्मल सेल जब कीमोथेरेपी कराई गई, जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई, कैंसर सेल भी खत्म हो, आतंकवादी भी खत्म हो गए और आम इंसान भी खत्म हो गए। हम लोग इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, इम्यूनोथेरेपी में अंदर जो 1000 आदमी हैं, इधर 4 आतंकवादी हैं, उन्हें हमने शस्त्र प्रदान किए, बाहर से एक अलग से एक एनर्जी दी, अलग से शस्त्र प्रदान दिए। उन शस्त्रों से उन्होंने फाइट बैक किया और वहीं पर ही रहते हुए हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल वो नहीं दी गई, एड नहीं दी गई, बस केवल शस्त्र दिए गए। उन्हें हमने पावर दी, उन्होंने फाइट बैक किया और उन 4 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। दिस इज व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यून सिस्टम को इतना जागृत कर दिया कि नॉर्मल सेल इतने एक्टिव हो गए कि नॉर्मल सेल ने ही कैंसर सेल को फाइट बैक किया। तो आप इम्यूनोथेरेपी में जो दवाई देते हैं, दैट मेडिसिन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज मेड ऑफ एंड हाउ इट वर्क्स? कैंसर हीलर इज़ द नेम ऑफ अ मेडिसिन। कैंसर हीलर दवाई का नाम है, जिसमें जो मेरे फादर के 41 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर हरि कृष्णा जी का। और ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा सक्षम है कि WHO जैसी संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमारी मेडिसिन को अप्रिसिएशन दिया है। जो हॉस्पिटल कहता है कैंसर, हम अपने ट्रीटमेंट के बाद उसे उसी हॉस्पिटल में भेजते हैं और वही हॉस्पिटल कह देता है कि दिस पेशेंट हैज़ रिकवर्ड वेल, ये अच्छा रिकवर हुआ है या फिर क्योर हुआ है। हर कैंसर में मरीज़ को क्योर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एडवांस स्टेजेस में, टर्मिनल स्टेजेस में आप ये ना सोचें कि कैंसर हो गया, अब मरना निश्चित है। कैंसर हो जाने पर मृत्यु नहीं दिखनी चाहिए। कैंसर के बाद भी जिया जा सकता है और विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ जिया जा सकता है। जो इस आदमी को कैंसर हो गया, उसको ये नहीं, पिटी वाली फीलिंग नहीं देनी चाहिए, ओहो कैंसर हो गया। कभी किसी को बुखार में आप ये क्यों नहीं कहते कि ओहो बुखार हो गया, बिकॉज बुखार हो गया इट इज़ लाइक अ कैजुअल टर्म। बट कैंसर में ओहो कैंसर हो गया तो मतलब वो पेशेंट वहीं टूट जाता है। बीइंग अ कैंसर पेशेंट, उसके लिए एक तो एक बीमारी से लड़ना, साथ ही साथ उसके तमाम रिश्तेदारों के साथ लड़ना कि उसके साथ एक पिटी कंडीशन देना कि जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कैंसर हो जाना उसके हाथ में नहीं था, बट उसके साथ उसको लड़ने के लिए मदद दें, उसको एक राइट ट्रीटमेंट दें, जो हमारे मेडिसिन इम्यूनोथेरेपी के साथ होता है, जिसमें हम लोग बाहर से बूस्ट करते हैं इम्यून सिस्टम। और मेडिसिन से काफ़ी हद तक इस बीमारी से रिकवर किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से जिया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब स्टमक कैंसर, विच इज़ द डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, एंड रेक्टम कैंसर, विच इज़ लाइक अ इंटेस्टाइन काइंड ऑफ अ कैरियर फॉर आवर वेट मटेरियल फूड, तो ऐसे में किस तरह का खाना, किस तरह का आहार व्यवहार लेना चाहिए? देखिए, जितना हो सके एक हमारे पुराने उसमें भी लिखा हुआ है, जो भी हमारे वेदास हैं या फिर भगवत गीता में, कि सात्विक भोजन जितना हो सके उतना ज़्यादा, कम तला हुआ, कम मिर्च वाला, इनफैक्ट बिना मिर्च वाला, जितना भी हो सके वो हमेशा असरकारक होता है। जितना भी अगर हम तला भुना मिर्च वाला, मिर्च मसाले वाला लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं रेक्टम कैंसर को अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। हल्का खाइए, हल्के रहिए, भारी खाइए, भारी हो जाइए। जी बिल्कुल। और काफ़ी सारे रीजंस हैं वैसे तो रेक्टम कैंसर के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जो हम लोग जनरली ओवरलुक कर लेते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है होमोसेक्सुअलिटी। एनल सेक्स, अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स हमेशा एनल कैंसर को दावत देता है। HIV में लोग HIV जहाँ हो गया तो वो अपने एड्स समझ के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। साथ के साथ ये भी हो सकता है उसके साथ HIV से, अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स से एनल कैंसर्स के बहुत ज़्यादा लक्षण होते हैं और उससे एनल कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो भी दवाई है इम्यूनोथेरेपी के अंतर्गत जो दवाई आप देते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं? इतने भारी भारी कैंसर्स को ये हील करती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ तो होंगे। देखिए, कैंसर हीलर मेडिसिन क्योंकि इसका बेस होम्योपैथिक मदर टिंचर्स हैं तो इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये क्योंकि मेडिसिन शरीर की सक्षम शक्ति को बढ़ा रहा है, उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, तो कोई भी मेडिसिन अगर इम्यूनिटी पर काम करती है तो उसके कभी भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। एनीथिंग विच इज बूस्टिंग अप द इम्यून सिस्टम, किसी भी चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें नॉर्मल सेल ही हम एक्टिव कर रहे हैं। कैंसर सेल का हमारे से कोई मतलब नहीं। हम लोग नॉर्मल सेल को एक्टिव किया, शरीर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते रहे, असर नहीं हुआ।
वैसे ही शरीर में एक रक्षा कवच बना दिया जिसमें नॉर्मल सेल इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म करने लगे। तो जिस मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं, कैंसर हीलर, ये बीमारी को देखकर आप डिसाइड करते हैं, एक पेशेंट की इम्यूनिटी देखकर आप डिसाइड करते हैं कितना डोज देना है, उम्र देखकर डिसाइड करते हैं, किस तरह करते हैं? देखिए, किसी की इम्यूनिटी, उसके साथ उसकी एज, उसके सेक्स, उसके बीमारी की एक्सटेंट, जिसको बीमारी कितनी फैली हुई है, उसकी स्टेज क्या है, कहाँ तक पहुंची हुई है और कब तक कितनी जल्दी इसे रोकथाम करना जरूरी है, उस एनोटेशंस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी डोसेज हमें देनी चाहिए। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ये दवाई इतनी सेफ है कि 3 साल के बच्चे को भी हम 2 दिन में अगर खत्म कराते हैं, 3 दिन में भी खत्म कराते हैं, तो दैट्स वेरी सेफ। ये दवाई इतनी ज्यादा सेफ है कि ये गर्भवती महिलाओं को भी दी जा सकती है जिनके परिवार में कभी किसी को कैंसर रहा हो, जिनकी नानी को, मदर को या फिर कोई सिस्टर को कैंसर रहा हो, तो उन बच्चों को बचाने के लिए कि फैमिली में एक बार कैंसर आ गया तो आगे आने वाली जनरेशंस हमेशा एक रिस्क फैक्टर में रहती हैं, उनको बचाने के लिए भी दी जा सकती है। तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और बस ऊपर वाले ने उम्र देनी चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं, अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो हमारे टचवुड कोई मरीज कैंसर से सफर नहीं करता। डॉक्टर साहब, आज की बातचीत भी बहुत ही दिलचस्प रही एंड इट वाज ग्रेट कन्वर्सेटिंग विद यू। बहुत ही वैल्यूएबल जानकारियां आपने दी, कीमती वक्त आपका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में आपने जाना कि स्टमक कैंसर हो, रेक्टम कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, इलाज संभव है। बस आप हिम्मत मत खोइए, आप हौसला रखिए। अगर आपको लगता है आपका स्वविवेक काम करता है, आपकी एनालिटिकल पावर काम करती है और आप कन्विंस होते हैं, आपको लगता है कि आपको इम्यूनोथेरेपी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई समस्या है, तो आप हमें इस पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्णाज कैंसर केयर सेंटर, E23 सेक्टर 27, नोएडा, यूपी। फोन नंबर 0120-422-5505। मोबाइल नंबर 0981006264, 0931260336, 0931006265। ईमेल info@cancerhealer.in। वेबसाइट www.worldcancercare.com। तो दोस्तों, आपको जाते जाते याद दिला दूं कि कैंसर से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उससे डटकर मुकाबला कर सकते हैं, पर वो तब कर पाएंगे जब आपके पास पूरी जानकारी होगी, और जानकारी देने के लिए हम आपके साथ हैं ही। कैंसर केयर प्रोग्राम आपके साथ है। बस आप इस सफर में हमारे हमसफर बने रहिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेती हूँ, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।